अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया, फिर दूसरी वीडियो में हमने दूसरा चैप्टर किया, फिर उसके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया। तो तीसरा चैप्टर हमने तीसरी वीडियो में किया, मगर तीसरा चैप्टर छोटा था और उसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम उसके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन करेंगे। और क्योंकि चैप्टर नंबर 4 भी अहम है, तमाम मज़ामीन में हर बाब जो है अहम है, इसलिए हम हर बाब को एक सही वेटेज देंगे। और चैप्टर नंबर 3 और 4 के जो क्वेश्चंस का आंसर का सेशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इंशाल्लाह, और वो थोड़ा लेंदी है, 68 या 69 क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो। तो हम पहले चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। देखिए चैप्टर नंबर 4 है ज़बान की महारतें, लैंग्वेज स्किल्स। अब देखिए ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। स्किल्स में कौन है? 4 बुनियादी महारतें हैं ज़बान की, जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जो इंग्लिश में हम कहेंगे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। तो यही जो है सेम फार्मूला हमारी उर्दू में है कि ज़बान की महारतें कौन है? सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक जो है दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है। अब वहीं जो है हमें लिखने की महारत का ताल्लुक, बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक बात और अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए और उन्हें मुतासिर करने से होता है। अब ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें कहलाती कौन? चारों भी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें हैं। ज़बान की चारों क्या है? बुनियादी महारतें हैं। अब चूँकि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए दीगर मज़ामीन निसाब की आमोज़िश के लिए बुनियाद का काम करते हैं। दीगर मज़ामीन क्या करते हैं? ज़बान की आमोज़िश के लिए निसाब का काम करते हैं। ठीक है? अब अगरचे बेहतर ढंग से भी इन सलाहियतों का अगर बच्चा जो है बेहतर ढंग से इन सलाहियतों का हुसूल नहीं कर पाता, तो यकीनन उसको जो है दूसरे मौज़ूआत में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए हमको जो है चाहिए कि ये जो 4 स्किल्स है उसमें बच्चों को महारत होना चाहिए बच्चों को। ठीक है? अब देखिए इस बाब में हम इन महारतों और इन नशोनुमा के तरीक़ों पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए पहला है सुनना यानी कि समाअत, लिसनिंग। सुनना यानी कि ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत कौन है? सुनना है। सुनना क्या है? सबसे पहली बुनियादी महारत है ज़बान की। ठीक है? और अहम महारत है। ज़बान की आमोज़िश की इब्तिदा सुनने से ही होती है, बिल्कुल। हम जब छोटे हों या हमारे घर में छोटे बच्चे हों, तो वो जब सुनते हैं तभी उनमें महारत पैदा होती है कि वो भी जुमले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब हमारे गर्दो पेश में बहुत सी मुबहम आवाज़ें होती हैं जिन्हें हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर सुनते रहते हैं। ठीक है? अब जो है मुबहम आवाज़ें कौन-सी जिसका कोई जो ज़्यादा मायने ख़ेज़ नहीं होते। ठीक है? अब देखिए ये आवाज़ें भी बच्चों को जल्द अज़ जल्द ज़बान अज़बर करने में मदद करती हैं। ठीक है? अब देखिए इसके लिए सिर्फ़ सुनना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए सिर्फ़ सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सुनकर समझना असल शय है। ठीक है? अब देखिए अब सिर्फ़ सुनने से मामला हल होने वाला है क्या? नहीं। सुन रहे अपन, उसके बाद जो है समझ रहे, ये एक अहम मरहला है। सुनने के बाद समझना एक अहम मरहला है। ठीक है? अब देखिए इस तरह सुनने या समाअत से मुराद एक शऊरी अमल से है जिसमें आवाज़ को सुनने, उनकी दर्जाबंदी करने, तरतीब देने, बामायने और महमल आवाज़ों में फ़र्क करने और सुनी हुई बातों को समझना शामिल है। देखिए हम जो भी आवाज़ को सुनते हैं फिर उनकी दर्जाबंदी करते हैं कि ये आवाज़ ऐसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है, फिर तरतीब देते हैं उनको। फिर जो बामायने हैं उनको मतलब जो बामायने आपको लगे और महमल आवाज़ों में फ़र्क करते हैं आप लोग। ठीक है? अब देखिए इन आवाज़ों को समझना और सुनना जो है तमाम इसमें शामिल होता है। अब देखिए समाअत के अज्ज़ा, ये सुनना एक टॉपिक है अपना, हाँ? और सुनने का सब टॉपिक होगा समाअत के अज्ज़ा। समाअत यानी कि सुनना, तो समाअत के अज्ज़ा भी जो है सुनने में ही आएँगे।
कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग देख रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग। कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग कौन से हैं? आवाज़ों में फ़र्क करने की महारत, यानी कि आवाज़ किसकी है पहचानना, और फ़र्क करने की महारत पैदा होना, आवाज़ों को जो है पहचानने की सलाहियत पैदा होना हमने, किसकी आवाज़ कौन सी है। फिर आवाज़ों के ज़ीरो और मुबहम अल्फाज की दर्जाबंदी को पहचानना, मुबहम अल्फाज कौन से हैं और जो बाज़ाब्ता आवाज़ें निकलती वो कौन सी हैं, बातचीत की नौइयत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन जो है हुक्म पेश हो रहा है, या गुज़ारिश, या सवालात, या माफ़ी, या मुबारकबाद, यानी कि जैसा कि आप कहते हैं ना, इंटरोगेटिव है, या इम्पेरेटिव है, या सवालिया है, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, जो भी है, बातचीत की नौइयत क्या है, इसको पहचानना भी सुनने की ही महारत में शामिल है। अब सुनी गई बातों से मफ़हूम भी अख्ज़ करना। सुनी गई बातों का सिर्फ सुना जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका मफ़हूम अख्ज़ होना चाहिए हमको, यानी कि हमें जो है उसकी तफ़हीम होना चाहिए। सबसे अहम बात ये है कि हम जो भी पढ़ते हैं तो उसकी हमें तफ़हीम होना चाहिए, यानी कि उसका हमें फ़हम होना चाहिए, उसकी तफ़हीम होना चाहिए, और उसका फ़हम यानी कि हमें उसके बारे में समझना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सुनी गई बातों से मफ़हूम अख्ज़ करना भी हमारा सुनने की महारत में शामिल एक सब टॉपिक है। सुनने की कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग का एलिमेंट है ये, ठीक है। मौजूदा मालूमात में साबिक़ा मालूमात और हालत का इस्तेमाल करना भी। फिर ज़रूरी अल्फाज, मौज़ूआत और ख़यालात के मौजूदा तनाज़ुर में याददाश्त में लाना। मुक़र्रर यानी बोलने वाले को मुनासिब बाज़रसी फ़ीडबैक फ़राहम करना। जो भी सही बोल रहे तो उनको सही फ़ीडबैक देना। फिर सुनी गई बात को दोहराने की सलाहियत। जो भी बात हमने सुने तो उसको सही तरीक़े से दोहराने की सलाहियत। बेहतर समात के लिए तवज्जो का मरकूज़ होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज़ों में मुनासिब उतार चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाज़मी है। देखिए, अगर आप एक ही लय में बोलते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो थोड़ा सामने जो है जो भी आपके रहेगा गुफ्तगू में सामने, तो वो बोर हो जाते। तो गुफ्तगू का दिलचस्प होना भी ज़रूरी है, गुफ्तगू का क्या है, दिलचस्प होना ज़रूरी है, और हम जो भी बोल रहे हैं तो मुनासिब रफ्तार से हमें बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मुनासिब रफ्तार में आप बोल रहे हैं, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल रहे हैं, मुनासिब उतार और चढ़ाव के साथ बोल रहे हैं, तो उस और माहौल पुरसुकून है तो एकदम बेहतरीन महारत आप में आ जाएँगी, ठीक है। अब देखिए, बाज़ औक़ात तवज्जो मरकूज़ ना होने और जिस्मानी माज़ूरियत जैसे बहरापन, दिमाग के उस हिस्से में नुक़्स होना जो आवाज़ की शिनाख्त के लिए ज़रूरी है, और ज़ईफ़ी की वजह से समात में ख़ामियाँ। अब कोई इंसान ऐसे भी रहते हैं जो समात में जिनको दिक्कत होती, किसी को बहरापन रहता, कोई माज़ूर रहता, और उसकी वजह से उनके उस हिस्से में नुक़्स पैदा हो जाता, तो उसकी शिनाख्त करना के लिए ज़रूरी है, तो समात में ख़ामियाँ आ जाती हैं। अब जिन्हें मुनासिब तरबियत, काउंसलिंग और इलाज से बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। अब जिसका क़ुव्वत समात सही थी, मगर कुछ बिना पर जो है उनकी क़ुव्वत समात कमज़ोर हो गई, तो एक आला रहता। ये क्या है, इलाज का बेहतर ज़रिया है, काउंसलिंग करने के बाद उससे जो भी रहेंगे वो फ़ायदा हासिल करके सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, समात की तदरीस कैसी होंगी? तलबा में समात की नशोनुमा के लिए हम जो भी आपके सामने तदरीसी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म की जा सकती हैं वो बताते। देखिए, अल्फाज का खेल हमने ये डीएड में भी पढ़ा है और बहुत आसान टॉपिक है ये, इसलिए हम जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लेंदी ना करते हुए। अब अल्फाज का खेल, पहला है अल्फाज का खेल यानी कि आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज की पहचान, आवाज़ों से जानवरों को पहचानना, मुतज़ाद और हम मायने बताने को कहना। अब आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज की पहचान यानी कि हमने कोई आवाज़ बोले और बच्चों को बोलना चाहिए हमको कि ये किसकी आवाज़ है, बोलिए बेटा, ठीक है। अब आवाज़ों से जानवरों को पहचानना, हम अगर ऑडियो मटेरियल से बच्चों को कोई जानवरों की मालूमात दे रहे, जानवरों की आवाज़ें सुना रहे, तो वो बोलेंगे कि ये शेर है, ये खरगोश है, या ये हिरन है, ये हाथी है, ठीक है। ये अल्फाज के खेल में हम समात के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। नज़्में और गाने सुनाना और दोहराने की मशक़ कराना, टेलीफ़ोन और मोबाइल पर बातचीत का खेल। पुराने उसमें देखिए, हम एक छोटा-सा टेलीफ़ोन जैसा यूज़ करते थे, एक यूज़ एंड थ्रो कप में वो लगाकर, तागा लगाकर एक तरफ एक सुनने वाला और एक तरफ बोलने वाला खड़ा होता था। तो ये भी क्या है, समात के
में से समाज के गेम्स में से एक है। हिदायत के मुताबिक अमल करने का खेल, हम जो हिदायत देते हैं उस पर अमल करना चाहिए बच्चों ने, और वो खेल। छोटी कहानियों, किस्सा, कोई ड्रामा, क्विज का इस्तेमाल, टेप रिकॉर्डर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इस्तेमाल। देखिए टेप रिकॉर्डर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इस्तेमाल ज़्यादा पूछने वाला सवाल है कि ये ऑडियो है या ऑडियो मटेरियल है या ऑडियो विजुअल मटेरियल है। तो आप याद रखिए ये एएल है, ठीक है। ये जो है ऑडियो लिंगुअल मटेरियल है। अगर आप जो है पीपीटी या फिल्म बोल रहे हैं, अगर जो दिखने वाली भी है, तो उसे हम समाई व बसरी में ज़मरे में डालेंगे। गुफ्तगू और सवाल व जवाब का इस्तेमाल। अब दूसरा है देखिए बोलना, स्पीकिंग। ज़बान की 4 बुनियादी सलाहियतों में दूसरी बुनियादी सलाहियत क्या है? बोलना है। सुनने का रद्द-ए-अमल बोलने की सूरत में सामने आता है। हम सुनते कब हैं? जब कोई बोलता है। तो सुनना और बोलना फितरी सलाहियत है और फितरी तौर पर नशोनुमा पाती है, मगर सुनकर मुनासिब रद्द-ए-अमल का इज़हार करना और मुनासिब लब व लहजे का इख्तियार करना भी ज़रूरी है। अब इसके लिए बोलने की महारत की तरबियत बहुत अहमियत की हामिल रहती है। अब बोलना अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब आपने समझे, ठीक है। अब इस तरबियत के नतीजे में दुरुस्त ज़बान में अपने दिल की बात सादा और काबिल फ़हम अंदाज से बयान करने की सलाहियत जिला पाती है, यानी कि परवान चढ़ती है, ठीक है। अब देखिए हम अगर बोल सकते सही से तो सामने वाला सुन भी सकता, और हम अगर बोल सकते तो फिर हम सुन भी सकते। तो इस तरह से दुरुस्त ज़बान अपने दिल की बात सादा ज़बान और काबिल फ़हम अंदाज से बयान करने की सलाहियत हम में परवान चढ़ती है। बिला झिझक, एतमाद और रवानी के साथ हम गुफ्तगू कर सकते, और एक ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को बोलने की आज़ादी रहती, तो गुफ्तगू के मौक़े मिलते, और जहाँ उसकी इज़्ज़त और शख्सियत का एहतराम होता, तो उसको ज़बान की दीगर महारतों के हुसूल में भी मदद करने में बहुत आसानी पैदा होती। ज़बानी इज़हार यानी कि स्पीकिंग के तहत सिर्फ बोलना ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें सोचने, तख़य्युल, समात के तईं हसासियत और तफ़हीम का भी अमल शामिल है। देखिए तख़य्युल यानी कि ख़यालात से बना है तख़य्युल। हम जो सोचते हैं, हम जो ख़याल करते हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत, समात के तईं हसासियत और तफ़हीम का अमल भी हमारे स्पीकिंग के ज़रिए शामिल होता है। ज़बानी इज़हार के अमल में सामई का होना भी ज़रूरी है, ताकि बोलने वाले को सुनने वाले का मुनासिब रद्द-ए-अमल भी हासिल होते रहे। अब ये देखिए सामने अगर बोलने वाला है, तो इधर जो है सुनने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। सुनने वाला और बोलने वाला रहते हैं, तभी जो है गुफ्तगू का अमल होता, और इससे जो है दिलचस्प अमल होता, क्योंकि ये ज़बान को जानते और परखते, और इनको सही फीडबैक देने में भी आसानी होती है, रद्द-ए-अमल हासिल होता। अब बच्चा जब स्कूल आता है तो एक नए माहौल में बोलने में झिझक महसूस करता, उसकी ज़बान पर घरेलू बोली और ज़बान के असरात नुमायाँ होते। फिर इसलिए हमें क्या ज़रूरी है कि स्कूल में उसे बेतकल्लुफ़ी और बिला झिझक हमें बोलने का मौका फ़राहम करना चाहिए बच्चों को। बोलने के दौरान रुकावटों की भी और ज़बान की इस्लाह के बजाय बेरोक-टोक बोलने के मौक़े फ़राहम करना चाहिए हमको। फिर रफ़्ता-रफ़्ता उन्हें हम बेहतर ढंग से बोलने की तरबियत दे सकते हैं, मगर आते ही बराबर ही उन्हें कह देना कि ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते, तो उनमें झिझक पैदा हो जाती है, वो डरते आपसे। तो इसलिए धीरे-धीरे उन्हें बेहतर ढंग से बोलने की तरबियत देना हमारा काम है। बेहतर बोलने का मतलब है कि अल्फ़ाज़ की सही अदायगी, रवानी और शाइस्तगी के साथ बोलना, यानी कि इन तमाम चीज़ों के लिए एक लफ्ज़ है तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ में अल्फ़ाज़ की सही अदायगी भी आती, रवानी भी आती, और शाइस्तगी के साथ बोलना भी आता। बोलने की तदरीस की मक़ासिद भी हैं कुछ जो हम देखेंगे। तक़रीरी आवाज़ों पर क़ुदरत हासिल कराना, बिला झिझक इज़हार ख़याल की सलाहियत पैदा करना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ करना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम आहंग और लहजे का इस्तेमाल सिखाना, मौक़ा महल के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल सिखाना, ये अहम पॉइंट्स हैं। अब ज़बानी इज़हार की तदरीस के तरीक़े कौन से होंगे? जैसा कि हमने पहले जाना कि गुफ्तगू के ज़रिए। ज़बानी इज़हार कैसा होगा? ज़बानी इज़हार तदरीस बुलंद ख़्वानी के ज़रिए होगा, सवाल व जवाब के ज़रिए होगा, क़िस्सा कहानियाँ सुनाना, दोहराना, उनको फ़र्ज़ी खेल खेलने लगाना, और मुख्तलिफ़ किरदार अदा, और ऐसे फ़र्ज़ी खेल जिनमें उनको मुख्तलिफ़ किरदार अदा करने हों, यानी कि ड्रामा, ठीक है। अब तस्वीर पर तबसरा कराना। देखिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी, किताबों में भी एक पेज रहता जिसमें सिर्फ तस्वीर रहती, और उन पर तबसरा कराना हमको बच्चों को रहता कि ये क्या बोल रहा,
ये تصویر کیا بول رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے. کہانیاں اور تجربات سننا، گیت اور نظموں کی مشق، بیت بازی، بحث و مباحثہ، غزل سرائی، تقریری مقابلے، ڈرامہ، سیر و سیاحت پر تبصرہ، تہواروں اور میلوں پر تبصرہ. یہ تمام چیزیں کن میں شامل ہیں؟ زبانی اظہار کی تدریس کے طریقے میں ان تمام چیزوں کا ذکر آتا ہے. ان تمام چیزوں میں دیکھیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی رہتی، یعنی کہ بیت بازی کون ہے؟ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہے. قصہ کہانیاں سنانا، ڈرامہ کرانا، فرضی کھیل، پھر تصاویر پر تبصرہ کرانا، اور بچوں سے جو ہے گیت اور نظمیں پڑھوانا، بحث و مباحثہ کرانا، تقریر کرانا، یہ سب جو ہے زبانی اظہاری تدریس کے طریقے ہیں جو کو کریکولر بھی کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے بڑھیں گے. خدامت پسند معلم بولنے کی مہارت کو بچے کی حصہ داری اور اظہار سے جوڑنے کے بجائے تلخیص یعنی خالص پن سے بولنا سے جوڑ کر دیکھتا ہے. اب جو خدامت پسند معلم رہیں گا تو بولنے کی مہارت کو بچے کی حصہ داری اور اظہار سے جوڑنے کے بجائے، یعنی کہ بولنے کی مہارت بچے میں پیدا ہونا، یہ بولنے کے بجائے وہ کیا کریں گے؟ خالص پن سے بولنا، اس کو جوڑ کر بتائیں گے کہ بچے آپ کو ایسا نہیں ایسا بولنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی نظر میں بولنا ایک فضول کا کام ہے جب تک درستگی سے نہ بولا جائے. ایسے معلم کی زیادہ تر توانائی طلبہ کو خاموش کرنے اور تلفظ کی اصلاح کرنے میں ضائع ہو جاتی ہے. معلمین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بولنے کو بکواس سمجھنے کے بجائے اثاثے کے طور پر دیکھیں. اب دیکھیے بچے جو بھی بول رہے ہیں تو ان کو بچوں کو بولنے لگانے کے لیے اب دیکھیے خدامت پسند معلم بولنے کی مہارت کو بچے کی حصہ داری اور اظہار سے جوڑنے کے بجائے خالص تلخیص یعنی کہ خالص پن سے بولنا، بچے جو بھی بول رہا ہے وہ خالص پن سے بولنا چاہیے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، مگر اس کی نظر میں، بچے کی نظر میں، ہماری نظر میں جو ہے بچہ جو بول رہا ہے اگر وہ فضول کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں جب تک درستگی نہ آئے وہ بولا نہ جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس ایسے وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ معلم کی زیادہ تر توانائی بچوں کو صحیح تلفظ سکھانے میں اور انہیں خاموش کرنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں ضائع ہو جاتی. تو اس لیے معلم کو چاہیے کہ وہ بچے جو بول رہے ہیں ان کو بکواس قرار دینے کے بجائے جو ہے ایک اثاثے کے طور پر دیکھیں کہ بچہ وہ بول رہا ہے جو اس کے ذہن میں ہے. اب ہم ان کے تحصیل کار ہیں، ہم ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ان کو کریکٹ کریں. ہم ان کو کریکٹ کر کے، ان کی اصلاح کر کے انہیں جو ہے صحیح تلفظ سکھائے اور ان کے بولنے کے اظہار اور رد عمل ان کے بولنے کے اظہار اور رد عمل کے دور میں تبدیل کرے. اب دیکھیے تیسری اسکل ہے پڑھنا، خواندگی یعنی کہ مطالعہ، ریڈنگ اسکل. پڑھنا کیا ہے؟ تیسری اہم بنیادی مہارت ہے ہماری. پڑھنا کیا ہے؟ تیسری اہم بنیادی مہارت ہے. اب یہ حصول علم کا بےحد اہم ذریعہ ہے. پڑھنا وہ مہارت ہے جس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامات کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں. پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی اخذ کرنا شامل ہے. دیکھیے ہم پڑھیں گے تبھی ہم کو سمجھیں گا، یعنی کہ ہم مطالعہ کریں گے تو خواندہ بنیں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیسا ہے کہ پڑھنا جو ہے تیسری اہم بنیادی مہارت ضرور ہے، مگر یہ ایک حصول علم کا بےحد اہم ذریعہ ہے. یعنی کہ علم حاصل ہوتا نا اس سے، تو یہ حصول علم کا اہم ذریعہ ہے. اب پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی اخذ کرنا بھی شامل ہے. پڑھنے کے عمل میں ہم جو اس میں الفاظ رہیں گے اس کو پہچانیں گے بھی اور ان کے معنی اخذ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں مطالعے کی قسمیں آئیں گے، جیسا کہ اب ہم نے پہلے دیکھے تھے پڑھنے میں سننے میں سماعت کے ایلیمنٹس، ویسا مطالعے کی بھی قسمیں ہیں. ٹائپس آف ریڈنگ. اسکمنگ یعنی کہ سرسری مطالعہ. سرسری مطالعہ دیکھیے بہت یہ پوچھا جانے والا ٹاپک ہے. اسکمنگ، اسکیننگ، یہ چیزوں میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. اسکمنگ کا مطلب ہے سرسری مطالعہ. یہ آپ کو 1 مارکس کے لیے پوچھ سکتا کویشچن. اب اسکمنگ کا مقصد کیا ہے کہ مواد یا اقتباس آپ کو جو بھی مل رہا ہے تو اس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے. اب اگر سامنے ایک چھوٹا سا ہمارے مواد ہے یا اقتباس ہے تو ہم کو ہمارا مرکزی خیال کیا رہنا چاہیے کہ اب اگر ہم قاری ہیں تو فوری طور پر اس کا سرسری مطالعے سے ہم نے متعارف ہونا چاہیے. یہ اقتباس کے عام معنی یا موضوع کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اب ریڈر کو یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جو اقتباس یا مضمون اس نے پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے.
स्किमिंग में क्या आएगा कि एक सरसरी मुताला, और सरसरी मुताले में ये जानना कि इसका ताल्लुक किससे है, इसमें क्या मौजू लिया गया है और मुसन्निफ का मकसद क्या है। ठीक है, अब ये समझ गया आपको स्किमिंग। फिर से हम रिपीट करते हैं कि स्किमिंग यानी कि एक सरसरी मुताला करना। सरसरी मुताले में हमें यानी कि क़ारी को बस ये जानना है कि इक़्तिबास या मज़मून जो दिया हुआ है तो उसका ताल्लुक किससे है, मुसन्निफ का मकसद क्या है और इसमें क्या मौजू लिया गया है। दूसरा हमारा मुताले की टाइप है, किस्म है स्कैनिंग। स्किमिंग पहले देखे थे हम लोगों ने, अब स्कैनिंग। स्कैनिंग का ताल्लुक मतन का किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से है। देखिए, रोज़ हम स्कैन करते कुछ ना कुछ, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी भी उस पर। स्कैनिंग का मतलब है खोजबीन। स्कैनिंग का मतलब ही है खोजबीन। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास कोई अगर इक़्तिबास दिया हुआ है या कोई मवाद दिया हुआ है तो स्कैनिंग का मतलब क्या रहेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को खोजना उसमें। ठीक है, हम जो है स्कैनिंग का ताल्लुक मतन की किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से सरसरी मुताला करने से। ये भी सरसरी मुताला है, मगर क्या के लिए है सरसरी मुताला? ये खोज के लिए किया जाने वाला सरसरी मुताला स्कैनिंग कहलाता है। अब इसमें रीडर सफ़हात पर ऊपर से नीचे तेज़ी से नज़रें दौड़ाकर अपने मकसद की चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। स्कैनिंग का इस्तेमाल अक्सर रीडर सवालात की जवाबात मतन में से खोजने के लिए खोजने के लिए करते हैं। अब इसके अलावा मतन में कोई नाम, तारीख, निशान, क़िस्सा या फ़ॉर्मूला तलाश करना भी स्कैनिंग कहलाता है। अब देखिए, हमारे पास कोई मतन में एक जुमला दिया हुआ है और हम कह रहे हैं कि इसमें ढूँढ कर बताइए आप कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि पढ़ने को एक शौक़ की शक्ल में फ़रोग़ दिए जाने की ज़रूरत है। पढ़ने को एक शौक़ की शक्ल में फ़रोग़ दिए जाने की ज़रूरत है। अब इसमें से आप खोजिए कि कहाँ पर है। तो हम एक सरसरी मुताला कर रहे हैं, क्या के लिए कर रहे हैं? एक जुमला तलाश करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये जुमला मिल गया, तो ये हमने क्या किया? स्कैनिंग की है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। तीसरा है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में आएगा, इंटेंसिव रीडिंग यानी कि अमीक़ मुताला, और अमीक़ का मतलब है गहरा। अमीक़ का मतलब है गहरा, अमीक़ यानी कि गहरा। तो इससे आप याद रखें, इंटेंसिव रीडिंग से याद रखें कि अमीक़ मुताला यानी कि गहरा मुताला। मुताले की इस किस्म का ताल्लुक जो है मतन की गहराई के साथ मुताले करने से है। ये एक अहम महारत है जिसमें तबाहशुदा मवाद पर लफ्ज़ दर लफ्ज़ गौर करते हुए मुताला किया जाता है। जो भी मतन आपको दिया हुआ है तो बाज़ाब्ता तौर पर उसे एक-एक लफ्ज़ पर आपको गौर करना है कि ये क्या कह रहा है। इसका मकसद मौज़ू की तफ़हीम के साथ ज़बान की बारीकियों और तरकीब का जायज़ा लेना भी होता है। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहरा मुताला। अब आपको कोई मतन दे दिया हुआ है अगर, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल गहरा मुताला करना है कि किस जुमले का मतलब क्या है, किस लफ्ज़ को किस तौर पे यूज़ किया गया है, और ज़बान की बारीकियों को आपको जाँचना है और तरकीब करना है और जायज़ा लेना है। इंटेंसिव रीडिंग में ये शामिल रहेगा, यानी कि गहरा मुताला शामिल रहेगा। आप जो है तबाहशुदा मवाद पर लफ्ज़ दर लफ्ज़ गौर भी करते हैं और गौर करने के साथ-साथ मुताला करते हैं। फिर इसका मकसद जो है मौज़ू की तफ़हीम के साथ ज़बान की बारीकियों पर भी रहता और तरकीब पर भी रहता। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या पढ़े हमने? गौर करने पर और तरकीब करने पर इसका मुताले का मकसद है। अब देखिए मुताले की तदरीस। पढ़ने को एक शौक़ की शक्ल में फ़रोग़ दिए जाने की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ने के लिए इज़ाफ़ी मवाद को वक़्त की बर्बादी के बजाय एक वसीले के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इज़ाफ़ी मवाद जो रहता हमारा, तो उसको वक़्त की बर्बादी के बजाय हमें एक वसीले के तौर पर देखा जाना चाहिए उसको। पढ़ने के अमल में रटने या उसको मैकेनिकी बनाने के बजाय हमको, देखिए हम पहले से ही ये बात कर रहे हैं कि बच्चों को रटने लगाना नहीं है, बल्कि बच्चों को जो है मैकेनिकी तरीक़े से नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमको बच्चों को तफ़हीम पर और मायने पर तवज्जो देना ज़रूरी है। बच्चों को जो है मायने अक्स करना चाहिए, बच्चों को तफ़हीम आना चाहिए, यानी कि बच्चों में फ़हम पैदा होना चाहिए। अब अगर बच्चों में फ़हम ही नहीं रहेगा तो बच्चे समझेंगे कैसा और आगे बढ़ेंगे कैसा? तो हमारा पहला मोटिव यही है कि रटने की आदत को गलत करना है हमें। ठीक है? मैकेनिकी जो तरीक़ा है हमारा, उसको गलत करार देना है और तफ़हीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब पढ़ना तभी दिलचस्प हो सकता है जब बच्चे को पढ़ी गई बात समझ में आती हो, और ये चीज़ किस पर मुनहसर है?
ये चीज़ मायने और फ़हम पर मुनहसिर है। पढ़ना महज़ अलामात की डिकोडिंग तक महदूद नहीं है। अब अलामात की डिकोडिंग क्या है? जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको समझ लिया आपने, डिकोड कर लिए, सिर्फ़ इसी तक महदूद नहीं है, बल्कि याद रखिए पढ़ने का मतलब अलामात की डिकोडिंग करना नहीं, बल्कि असल मकसद तफ़हीम और अग़्ज़ मायने है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि पढ़ना यानी कि सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी तफ़हीम करना, उसका उसका फ़हम होना आपको ज़रूरी है, ये हमारा अहम मकसद है। स्कूलों में पढ़ने की इब्तिदा अक्सर हुरूफ़ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट्स को रटवा कर की जाती है, मगर यहीं से बच्चे की तालीम में अदम दिलचस्पी की शुरुआत हो जाती। पढ़ने का अमल हमें बामायने बनाना चाहिए, इसलिए अलिफ से अंगूर, बे से बंदूक बच्चे के लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखता। अलिफ से अंगूर, बे से बंदूक क्या है, बच्चों में कोई ख़ास मायने नहीं रखते। हमको बच्चे को अलिफ सिखाना है तो बच्चे की तवज्जो अंगूर की जानिब होती है, क्योंकि अलिफ के मुकाबले उसे अंगूर ज़्यादा बामायने नज़र आता है। तो पढ़ना सिखाने की शुरुआत हमको बामायने करना चाहिए। उनको हम किस्से कहानियाँ सुनाकर, नज़्में और गीत गाकर ज़बान के तईं राग़िब कर सकते। मोटे-मोटे हुरूफ की बड़ी-बड़ी किताबें बनाकर, जिनमें तस्वीर भी भरपूर होने चाहिए, फिर बच्चों के सामने हमें पढ़ना चाहिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इस अंदाज़ से पढ़ना चाहिए कि बच्चे ये सोचने पर मजबूर हो जाएँ कि पढ़ना तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है और इसको सीखना तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और उससे ज़्यादा मज़ेदार है। अब देखिए हमको ये याद रखना चाहिए कि कोई किस्सा, कहानी या नज़म महज़ एक बार पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि आप कहानी की एक किताब को मुख्तलिफ मौक़े पर 10 बार सुनाते, 20 बार सुनाइए, यकीन मानिए बच्चा एक ना एक दिन खुद ब खुद अंदाज़े से उँगली रख कर पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मवाद का दिलचस्प होना लाज़मी शर्त है। मवाद का दिलचस्प होना क्या है? लाज़मी शर्त है। अगर मवाद मज़मून बेहतर होगा, तो बच्चा खुद ब खुद इसमें दिलचस्पी लेता है। या फिर अगर कुछ मवाद मज़मून जैसे कि तारीख़ वग़ैरह है जिसमें बच्चे बोर होते हैं, तो आपको उसको दिलचस्प बनाना है क्योंकि आप उसके तहसीलकार हैं। अब देखिए पढ़ने में नाकामी की वजूहात क्या रहती? पढ़ना जो कि हुसूल तालीम में एक बुनियादी अमल है, मगर अक्सर बच्चे इस महारत से महरूम रह जाते और इनकी महरूमी की वजह क्या है कि दीगर हलक़ों में उनकी हुसूलियाबियों को मुतासिर करती है, दीगर हलक़े उनकी हुसूलियाबी को मुतासिर करते हैं। अब ऐसे बच्चे स्कूल की मज़ीद मनाज़िल तय नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट कर लिए जाते हैं। ड्रॉप आउट क्यों होते हो? क्योंकि वो पढ़ने में नाकाम होते और उन्हें नाकामी का शदीद एहसास होता। अब बच्चे पढ़ने में नाकाम होते क्यों हैं, इसकी बुनियादी वजूहात हम देखेंगे। देखिए, असातिज़ा में पेशा-वाराना तरबियत और उसकी इत्लाह का फ़क़दान पाया जाता है। ये फ़क़दान यानी कि असातिज़ा ज़्यादा जो है प्रोफ़ेशनल नहीं है, यानी कि असातिज़ा से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, इस वजह से बच्चे सही से अख़ज़ नहीं कर पा रहे और असातिज़ा सिर्फ़ पढ़ा दे रहे, तफ़हीम पैदा नहीं कर रहे, बच्चों में तफ़हीम नहीं कर रहे मवाद मज़मून की और बच्चों में फ़हम पैदा नहीं कर रहे। तो ऐसे असातिज़ा जो बच्चों के तजस्सुस और उनके सवालात को कोई अहमियत नहीं देते और उनका ज़्यादातर वक़्त बच्चों को ख़ामोश कराने और जमात में नज़्म ज़ब्त कायम करने में ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे असातिज़ा अक्सर बच्चों की गलतियाँ तलाश करते हैं। वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाते कि गलतियाँ आमूज़िश का हिस्सा है। तो गलतियाँ आमूज़िश का हिस्सा है, हम इससे पहले भी देख चुके हैं। तो ऐसे असातिज़ा जो नहीं मानते इस चीज़ को, तो ये क्या है, गलत बात हो जा रही, ठीक है? हमको ये मानना चाहिए कि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं और ये गलतियाँ मौल्लिम के लिए फीडबैक का काम करती है कि हम कहाँ गलत हुए, बच्चे को कौन-सी चीज़ नहीं समझ में आई, तो ये हमको फीडबैक मिल जाता। अब फीडबैक मिलने से हम जो है उसकी इस्लाह करते, तभी इस्लाह करते ना जब हम बच्चों की गलतियाँ देखते हैं। अगर गलतियाँ नहीं देखेंगे, तो हम फीडबैक कैसा देंगे बच्चों को? बच्चों की इस्लाह कैसे करेंगे? तो बच्चे खुद हमारी हेल्प करते फीडबैक देने में, क्योंकि बच्चों को जो नहीं समझ आता वो बच्चे आपसे शेयर करते, ठीक है? अब देखिए दरसी कुतुब में ऐसी सरगर्मियों की कमी पाई जाती है जो बच्चों में पढ़ने की तई रग़बत पैदा करने वाली हो। दरसी किताब में पहले ऐसा था कि सरगर्मियाँ कम दी जाती थी, तो बच्चों को बेरग़बती पैदा हो जाती थी, यानी कि उन लोग रिलेट नहीं कर पाते थे। मगर अभी देखिए आजकल के हमारे दरसी कुतुब में, दरसी मज़ामीन में बहुत अच्छे सरगर्मियाँ पाई जा रही हैं। देखिए जैसा कि साइंस में दिया गया हुआ है कि बूझो, जानिए जानिए या गौर करें या करके देखिए, या लर्निंग बाय डूइंग का है। जो भी मतलब सरगर्मी के ज़रिए दिया गया है कि आप ये कर देखिए। जैसे कि अगर पानी के बारे में दी हुई है कि पानी की हालतें ठोस, माया, गैस, तो उसमें दिया हुआ रहता है एक्सपेरिमेंट कि आप घर पर कर देखें कि कोई बर्तन में पानी डालकर आप फ्रीज़र में रख दें
اور کچھ فریج میں رکھے اور کچھ باہر جو ہے اس پہ گیس پر ابالے، تو یہ بچے جب یہ کر کے دیکھتے نا تب بچوں کو ایک دم دیر پا یہ یاد رہتا کہ ہاں پانی طرح کے اس میں 3 طرح کی سچویشنز میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ پانی کی حالتیں 3 ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ تو یہ بچے کر کے جب دیکھتے تو ان کو سمجھ میں آتا، مگر اگر درسی کتاب میں ایسی سرگرمیوں کی کمی پائی جاتی ہے تو بچوں میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے بچوں کے پڑھنے میں ناکامی کی وجہ ہے۔ اب تیسرا ہے پسماندہ طبقات، بالخصوص پہلی نسل کے طالب علم اپنے آپ کو جماعت میں قابل قبول نہیں سمجھتے، وہ خود کتابوں سے نہیں جوڑ پاتے اور اس سلسلے میں پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پڑھنے کو فروغ دینے کے طریقے، اب ہم نے ناکامی دیکھی، اب دیکھیے ہم پڑھنے کو فروغ دینے کے طریقے دیکھیں گے کہ کمرہ جماعت میں پرنٹ کا ماحول قائم کرنا چاہیے ہم کو، مختلف آوازوں کے چارٹ لگانا چاہیے، اشارات کا استعمال اور ڈرامہ کاری کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی کلاس کو ہی بولتی اگر کر دیں گے، یعنی کہ ہماری دیواریں بولتی رہیں گی اگر، تو بچے خود نظر روز ان پہ 6 گھنٹے تک ان کی پڑھتے رہتی کلاس پر، تو وہ کچھ نہ کچھ بالکل سیکھتے ہیں۔ معلم طلبہ کے تجربات کو تحریر کر لے اور پھر انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے، پھر طلبہ کو اضافی مواد یعنی نصاب سے علیحدہ کہانیاں اور نظمیں پڑھوائی جائے۔ دیکھیے یہ 3 اسکلز ہو گئے اپنے، اب چوتھی اسکل ہے ہماری رائٹنگ، LSR ہو گیا ہمارا، اب W کی طرف ہے ہم، رائٹنگ یعنی کہ لکھنا، یعنی کہ تحریر۔ مخصوص آوازوں کو تحریری شکل دینے کا عمل ہی لکھنا کہلاتا ہے۔ تحریر میں خیالات اور جذبات کا اظہار نہ ہو تو تحریر بے معنی بن کر رہ جاتی ہے۔ اب اگر آپ ایسا کوئی متن یا ایسا کوئی اقتباس لکھ رہے ہیں جس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، یعنی کہ جس میں نہ کوئی خیال ہے نہ کوئی جذبہ ہے، تو وہ تحریر بے معنی بن کر رہ جاتی۔ تو لکھنا ہی وہ عمل ہے جس سے انسان نہ صرف اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ دیگر افراد کو بھی وسیع پیمانے پر اور دیر پا متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم بہترین انداز سے لکھ رہے ہیں تو لکھنا ہی وہ عمل ہے جو جس سے انسان نہ صرف اپنے جذبات کی عکاسی کرتا بلکہ دیگر افراد کو بھی وسیع پیمانے پر اور دیر پا تک متاثر کرتا۔ اب دیکھیے ہم نے ایلیمنٹس بھی دیکھے تھے لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ کے، لسننگ، ریڈنگ اور اسپیکنگ کے۔ اب تحریر کے اجزاء دیکھیں گے۔ تحریر کے اجزاء یعنی کہ کمپوننٹس آف رائٹنگ ہے: تحریر صاف ستھری ہو، اس میں املے کی غلطیاں نہ ہو، لکھنے کی ایک مناسب رفتار ہونا چاہیے، اسلوب تحریر متاثر کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم کس طریقے سے لکھ رہے یہ متاثر کن ہونا چاہیے۔ تحریر میں مناسب مقامات پر اعراب اور رموز و اوقاف کا استعمال کیا جانا چاہیے، یعنی کہ کہاں پر اعراب اور کہاں پر رموز استعمال کرنا چاہیے، اوقاف کا کہاں استعمال کیا جانا چاہیے، وقفہ کہاں ہونا چاہیے، یعنی کہ اسٹاپ کہاں ہونا چاہیے، کوما کہاں ہونا چاہیے، تنوین کہاں ہونا چاہیے، کوشچن مارک کہاں ہونا چاہیے، تعجبیہ نشان کہاں ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ہم کو استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے تو تحریر اور بامعنی ہوتی۔ تو تحریر کے حروف سیدھی، خط میں اور یکساں سائز کے ہونا چاہیے، جملوں کے درمیان ربط اور ہم آہنگی ہونا چاہیے، جملے بے معنی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ ایک جملہ ادھر لکھ رہے اور تیسرا جملہ ادھر لکھ رہے نہیں۔ اب لکھنے کی تدریس کے بارے میں دیکھیں گے ہم۔ لکھنے کے عمل میں جدت و اختراع لانے کی ضرورت ہے۔ لکھنے کے عمل میں کیا ہے، جدید پن ہونا چاہیے، یعنی کہ کچھ نیا پن ہونا چاہیے۔ ایک جیسی لکھاوٹ کو بچے پسند نہیں کرتے اور ہم خود بھی نہیں پسند کرتے، اور اختراع بھی ہونا چاہیے۔ اختراع یعنی کہ تنوع ہونا چاہیے، اس میں جدیدیت بھی ہونا چاہیے اور تنوع بھی ہونا چاہیے، اس میں کچھ نیو ویریشنز ہونا چاہیے لکھاوٹ میں۔ اساتذہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچے جو بھی لکھے صحیح طریقے سے اور صحیح لکھے، وہ خیالات کے اظہار کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ قبل از وقت تلفظ پر زور بچے کے اظہار خیال کی آزادی میں رکاوٹ ہے، اس لیے تحریر میں پہلے اظہار خیال کو فروغ ملنا چاہیے۔ اب تحریر کے لیے ہمیں پہلے بچوں کو جو ہے اظہار خیال کو فروغ دینا چاہیے، نہ کہ تلفظ سیدھا ہونا چاہیے۔ بے شک تلفظ سیدھا ہونا چاہیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، مگر یہ ایک سیکنڈری چیز ہے، اور ہم پہلے بچوں کو اگر یہ زور دے دیں تو بچے صحیح سے لکھ نہیں پاتے، وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ اور لکھنے کی ابتدا ڈرائنگ سے ہوتی، بچوں سے معلوم کرنا چاہیے ہم کو کہ آپ سے کیا لکھوانا چاہتے ہیں ہم۔ تو نصابی مواد کے بجائے بچے کے تجربات تحریر کرنا چاہیے، ان کی پسندیدہ چیزوں کے نام لکھیں، سیدھے حروف تہجی کی مشق کرانا بچوں کے لیے کوئی بامعنی عمل نہیں ہے، بلکہ آپ حروف تہجی سکھا رہے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انہیں ترتیب میں ہی سکھایا جائے، کیونکہ ترتیب کی ضرورت تو لغت دیکھنے میں پڑتی ہے نا، پڑھنا لکھنا سیکھنے میں اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تو متعینہ ترتیب سے حروف کو مانا جائے۔ آپ جماعت میں چارٹ لگائیں،
प्रिंट का माहौल बनाएं। हम जमात में क्या करना चाहिए, चार्ट लगाना चाहिए, प्रिंट का माहौल बनाना चाहिए। हमें पता नहीं लगता कि बच्चा स्कूल के दरो दीवार पर तहरीर करदा मवाद से बहुत कुछ सीख जाता है। देखिए हमने यही चीज़ ऊपर आपको बयान की है कि हमारी क्लास जो है बोलती होना चाहिए, यानी कि दीवारें भी बोलती हैं कहते हैं ना, तो वैसा होना चाहिए। तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बार बार अगर हम कोई चीज़ पर नज़र डाल रहे हैं, अब जैसे कि अगर हमको नक्शे याद रखना है तो हम हमारे टेबल पे जहाँ जो स्टडी टेबल है हमारा, उसकी दीवार पर हमने नक्शे अगर चस्पा कर लिए या चिपका लिए, चस्पा करना यानी कि चिपका लिए, तो आपकी बार बार जब नज़र पड़ती तो बिल्कुल आपको थोड़े दिन में स्टेट्स इंडिया के याद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम सच्चे मायनों में बच्चे के खैरख्वाह हैं तो हमें निसाबी कुतुब के दायरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और याद रखिए निसाबी कुतुब उन अमल में मावन किरदार अदा करती है जो कि हम बच्चों से चाहते हैं। निसाबी कुतुब को ही सब कुछ मान लेना या निसाबी कुतुब की तदरीस तक अपने आप को महदूद कर लेना मुनासिब नहीं है, बल्कि आप बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग सिखाएं, बच्चों को मरबूत करना, इंटरेक्टिव लर्निंग सिखाएं, सरगर्मियों के ज़रिए सिखाएं, तो ये ज़्यादा दिलचस्प होगा और दिलचस्प मवाद फराहम करेंगे हम, तो बेहतरीन तदरीस होंगी और इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन उस्ताद साबित होंगे। अगर गौर किया जाए तो हम ये पाएंगे कि ज़बान की चारों महारतें बहुत सी ज़ैली महारतों का मजमुआ है। जैसे कि देखिए सुनना, सुनने में क्या है, सुनकर समझना, सही सुनना, सही तलफ़्फ़ुज़ से वाक़िफ़ियत, बोलने में तलफ़्फ़ुज़ भी आ रहा, लबो लहज़ा, रवानी, वाज़े मखारिज, यानी कि प्रोनंसिएशन, यहाँ पर प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, फ्लुएंसी और आर्टिकुलेशन सही होना चाहिए, वाज़े मखारिज भी होना चाहिए। पढ़ना, रीडिंग में हुरूफ शनासी होना चाहिए, तेज़ रफ्तार से पढ़ना चाहिए, खामोश मुताला, बाआवाज़ बुलंद मुताला और सरसरी मुताला। चौथे में है लिखना यानी कि राइटिंग, तो राइटिंग में हिज्जे यानी कि स्पेलिंग सही होना चाहिए, डिक्टेशन इमला सही होना चाहिए, पंक्चुएशन सही होना चाहिए यानी कि रमूज़ व औक़ाफ़, और हमने खुश ख़त लिखना चाहिए। तो देखिए हमारा आज का सेशन यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और इस चीज़ से आप फ़हम हासिल करें, ये ज़रूरी है। क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि सवाल कैसा आएगा, मगर आपको चैप्टर्स पढ़ना ज़रूरी है। आप सिर्फ सवाल जवाब करने से ये मत सोचिए कि आप आउट ऑफ ला लेंगे, आपको चैप्टर्स पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर तफ़हीम होती है सही, तो सही तफ़हीम अगर आपकी होंगी तो सवाल फिर कहीं से भी पूछ ले, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, आपके दोस्त अहबाब, आपके बहन भाई के तक ज़रूर पहुँचाएँ इसको, जिनके पास ये नहीं है या जो मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको फ़ायदा दिलाएँ प्लीज़, उनकी हेल्प करें, मदद करें उनकी, और प्लीज़ अपने आप को जो है इस काबिल बनाएँ आप लोग के आप तफ़हीम पैदा करें, आप फ़हम पैदा करें, क्योंकि हम फ्यूचर टीचर्स हैं, तो हमको बच्चों को यानी कि बच्चों का बिल्डअप करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसलिए हम अगर सही से पढ़ेंगे यानी कि कंटेंट अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल फिर सवाल कहीं से भी पूछा जाए हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा सेशन आज यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होंगी आप लोगों से, जिसमें हम तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर के सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।